नाज़रीन, 2 रोज़ कबल लाहौर में आसमा जहांगीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम हुआ। मियाँ साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो उस तकरीब में भी मौजूद थे। उनकी एक वीडियो लीक की गई। नवाज शरीफ साहब की तकरीर, मरियम साहबा का स्टांस ताज़ा तरीन, साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम चीफ जज का बयान। 4-5 चीज़ें वो हैं जो अदालतों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इमरान खान को बिहेव कर रहे हैं कि वो मौजूदा हालात को किस तरह अपने हक में कैश करवाते हैं। यानी नून लीग की गलती उनकी खूबी कैसे बन सकती है, पहले बनी तो नहीं, खैर अब कैसे बन सकती है। क्या वो जिद से बाज आ जाएंगे, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ छेड़छाड़ से बाज आ जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि दोबारा से उनकी स्पेस, उनकी चीज़ें वो सारी बेहतर हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल लाहौर में आसमा जहांगीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुलकर इज़हार ख्याल किया। अली अहमद कुर साहब ने अपने रवायती जज्बाती अंदाज में तकरीर की और उनकी तकरीर सोशल मीडिया के अंदर इस कदर वायरल हुई कि आज भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 2 मिनट पहले की कहानी है, और सोशल मीडिया के अंदर उसको रीट्वीट किया जा रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है। और कहाँ से किया जा रहा है इसके बारे में मैं बात करूँगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट हुई इसी तनाज़र में, वो ये थी कि मियाँ साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो उस तकरीब में भी मौजूद थे। उनकी एक वीडियो लीक की गई। इससे पहले आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मरियम साहबा की पिटीशन के अंदर एक चीफ जज राना शमीम साहब के एक बयान अल्फी आता है। तो ये सारी चीज़ों का आपस में कनेक्शन क्या है, और ये कहाँ से चीज़ें जनरेट हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, इसके मकासद क्या हैं, और इसका कोई रिज़ल्ट निकल सकेगा या नहीं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और इस डिस्कशन का हमारे मुस्तकबिल के सियासी पस मंज़र से भी बराह रास्त ताल्लुक़ है। और ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इस डेवलपमेंट के नतीजे में मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा तरतीब पाएगा, और मुस्तकबिल के अंदर कौन किंग मेकर और कौन किंग कहलाएगा, ये भी शायद इसी डिस्कशन से ये वाज़े होगा। और इसी डेवलपमेंट के अंदर से ये चीज़ें भी निकलेंगी कि फ्यूचर का किंग कौन हो सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले में फ्रीक है या नहीं है, हुकूमत कहाँ खड़ी है। और ये जो सारा मामला अदालतों के ऊपर मलबा डाला जा रहा है, अदालत क्या एज ए इंस्टीट्यूशन इसका दफा कर सकेगी, या फिर अदालतें बुरी तरह से एक्सपोज होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा हसास भी है, क्योंकि अदालत की आपको पता है 2 मिनट में कोई भी आप बात ऊंची नीची कर जाएं तो तौहीन अदालत का पहलू उसमें से निकल आता है, और फिर नोटिस तो वटते पे आना जी, सेकंड नोटिस ठक कर दा। लिहाजा हमने नोटिस से भी बचना है, और दिल की बात भी करनी है, और अंदर की बात भी करनी है, और सच्ची बात भी करनी है, और आपकी बात भी करनी है, जो हमेशा से हम करते आए हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसमें किसी से इन्फ्लुएंस कम हो, जो जेन्युइन बात है, आम आदमी की बात है, वो बात हम करें। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज ने ये जो काम शुरू किया है, इससे एक बात तो साबित हो गई, जो इस्लामाबाद में चीफ जज की तरफ से बयान अल्फी दिया गया, और जो साकिब निसार साहब की अभी ऑडियो लीक की गई। हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मियाँ साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। अहमद नूरानी साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वेबसाइट के ज़रिए जिसमें वो काम करते हैं, उसके ज़रिए उसको लीक किया। और उससे पहले उमर चीमा साहब ने एक ट्वीट किया। उमर चीमा साहब का जंग ग्रुप से ताल्लुक़ है, अहमद नूरानी साहब का भी जंग ग्रुप से ताल्लुक़ है। और आपको याद होगा कि जो चीफ जज का बयान है, वो भी इंसार अब्बासी साहब ने खबर ब्रेक की, और वो भी जंग के एक न्यूज़पेपर न्यूज़ के अंदर वो ख़बर छपी, और उसके बाद इंसार अब्बासी साहब को भी तलब किया गया, शकील और रहमान साहब को भी तलब किया गया। अब ये एक नेक्सस है नवाज शरीफ साहब का, जंग ग्रुप का, और उन्हीं के सारे ऑलमोस्ट जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, तो
वहाँ से चीज़ें आती हैं, वहाँ से छपती हैं, वहाँ से एक्सपोज होती हैं और फिर उनकी एक हाइप क्रिएट की जाती है और 1 2 3 जगह से वो ख़बर आगे चली जाती है। फिर उसको पीछे से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं उसकी हाइप क्रिएट करते हैं। मुझे इस पे तो कोई इतराज़ नहीं, हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं, ख़बर किसी के पास भी चली जाए और वो जर्नलिस्ट का क्रेडिट होता है, जर्नलिस्ट खबर ब्रेक करे और ख़बर होती है। लेकिन जब ख़बर ख्वाहिश बन जाए, जब तज़िया आपकी ज़रूरत बन जाए और ख्वाहिश बन जाए और उस ख्वाहिश के तहत हम लोगों को मनोवर करना शुरू कर दें तो वो थोड़ी सी काबिल एतराज़ बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का फार्मूला है। ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी जो लोग एक्सपोज हो जाते हैं और जिनके ऊपर टैग लग जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनको ख़बर नहीं देते, वो किसी न्यूट्रल बंदे को देते हैं कि आप ये ख़बर मीडिया में चलाएं ताकि हमारे ऊपर ये बात ना आए। तो हमारे एक्सपोज लोग कौन कौन से हैं वो भी आपको पता है। तो लिहाजा ये नून लीग मीडिया मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती कर रही है। अगर वो किसी न्यूट्रल आदमी को इस्तेमाल करें जिसका फेस थोड़ा सा इस तरह का ना हो, मतलब जंग और जियो और उनके जो दोस्त हमारे जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, सीनियर लोग हैं, वो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में, कौम की नज़र में, आम लोगों की नज़र में, ओपिनियन मेकर्स की नज़र में वो अलाइन है नवाज शरीफ साहब के साथ। तो एक तो जब भी कोई नवाज लीग मूव इतनी बड़ी स्टार्ट करती है वो ठोस इसलिए हो जाती है कि वो जंग ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है और वो सारी डिस्कशन होती है। और शकील साहब एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो इस पे पूरी अपनी इनपुट डालते हैं और अपने ग्रुप को उठा के रखते हैं। और पलटना झपटना और झपट कर पलटना और ये सारा वो शकील साहब खूब जानते हैं और वो चीज़ों को मनोवर करना, चीज़ों को लेके आगे चलना, वो इसको भी खूब जानते हैं और वो प्रोफेशनल आदमी हैं। उस पर किसी का फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो इसको ख़बर के तौर पे ट्रीट करते हैं और उस पर जंग ग्रुप और जियो डिस्कस होता है जैसे आज हम कर रहे हैं। तो इस पे तो यकीनी तौर पे इतराज़ नहीं किया जा सकता। जंग और जियो एक अरसे से ट्रेंड सेटर रहे हैं और आज भी शकील साहब तमाम तर रुकावटों के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रेंड सेटर रहे और आज भी मीडिया को ऐसी लीड्स के अंदर, ऐसी ख़बरों के अंदर वो ग्रुप ही लीड कर रहा है। 2 तरह के लोग सोसाइटी में होते हैं, एक डिस्कशन करने वाले होते हैं, एक वो होता है जिसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है। तो लिहाजा इम्पोर्टेंस तो बहरहाल उसकी है, ग्रुप की है, शकील साहब की है, मीर इब्राहिम साहब की है, सबकी। तो वो एक प्रोफेशनल मीडिया ऑनर्स के तौर पे, एक बड़े ग्रुप के तौर पे उन्होंने अपने आप को मनवाया है। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये 3-4 चीज़ें हो गई हैं इकट्ठी। पहली राना शमीम साहब की स्टेटमेंट आती है जी, उसके बाद आसमा जहांगीर साहबा का फंक्शन आता है जी, उसमें इंतज़ामी तौर पे भी तमाम के तमाम लोग, मसलन तारड़ साहब हैं जो वकील हैं, जो नवाज शरीफ साहब के भी वकील हैं, मरीम साहबा के भी वकील हैं और आजकल तो नून लीग की तरफ से वो सेनेटर भी हो गए। तो वकला का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बून साहब हैं। ये सारे के सारे लोग लाइक माइंडेड समझे जाते हैं नवाज लीग के। आसमा जहांगीर साहबा भी लाइक माइंडेड नवाज शरीफ साहब के इसलिए समझी जाती थी कि वो लास्ट जो फौत हुई हैं उससे पहले उनका स्टॉन्स भी, नैरेटिव भी नवाज शरीफ साहब से मैच कर गया था और मिलता जुलता था और दोनों मिल के एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रगल की बात करते रहे। तो लिहाजा वो एक नेचुरल अलाइंस है। तो वहाँ पे इंतज़ाम भी जितना था वो आलमोस्ट नून लीग के लाइक माइंडेड लोगों के पास था। फिर उस पर जल्दी के ऊपर तेल डाला, ज़बरदस्त किस्म का पूरा ड्रामी अली अहमद कुर्स साहब ने। अली अहमद कुर्स साहब का एक अपना स्टाइल है। 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और एक जर्नल उन्होंने जिस तरह फौज को ललकारा, जिस तरह जनरल साहब का नाम लिया, जिस तरह एक जनरल 22 करोड़, तो वो बेसिकली एक लाइन तो वो ले गए, एक बात तो वो कर गए, लेकिन वो काश ये बात भी करते कि जनरल किसी के घर में कभी संदेशा ले के नहीं आता कि खुदा के लिए आप हमारे पास आओ इक़्तिदार खेलते हैं, आओ बारी बारी खेलते हैं। अगर वो ये बात करते कि नवाज शरीफ साहब ने आगाज़ कहाँ से किया, ये तमाम के तमाम सियासतदान जो हैं किस गमले से उगे हैं,
ये गवर्नमेंट के, ये इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते क्यों हैं? ये रात के अंधेरों में, सुबह के चैनल में, गेट नंबर 3, 4, 5, 6 के अंदर से ये क्यों जाके तरले मिन्नतें करते हैं? और ये 12 घंटे, 24 घंटे और 365 दिन इस काम पे क्यों लगे रहते हैं? अगर ये तय कर लें कि हमने नहीं जाना, हमने सियासी जदोजहद ही करनी है, हमने खड़े रहना है, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें, ये कहने की ज़रूरत अली अहमद कुरैशी साहब को ना पड़े। और मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा जो चीफ़ है, उसने तो बड़ी टॉलरेंस का मुजाहरा किया। और नवाज शरीफ साहब ने उनको चीफ़ बनाया ही इसलिए था कि वो, उनका ख्याल था कि ये डेमोक्रेटिक हैं और ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, तो इसलिए उन्होंने इनको बनाया था। दूसरा, उस वक्त भी जब अली अहमद कुरैशी साहब फ़ौज को बुरा भला कह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे थे, उस वक्त भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐन उस वक्त भी हो सकता है लंदन से राब्ते जारी हों, सागडार साहब के एंड से राब्ते जारी हों, या शहबाज शरीफ साहब तो खैर 24 आवर राब्ते में रहते हैं, उतनी वो घर में अपनी चीज़ों के, बाकी चीज़ों की एहतियात नहीं करते जितनी उधर राब्ते में वो करते हैं। तो ऐन उस वक्त भी जब उनके खिलाफ बात हो रही होती है, ये लोग कर रहे होते हैं, उस वक्त भी चीज़ें चल रही होती हैं। इसी तरह अली अहमद कुरैशी साहब ने खूब भड़ास निकाली, वकला ने उनका साथ दिया, नारे भी लगे, सब कुछ हुआ। और इस सारी कॉन्फ्रेंस का एक मैसेज अजीबो गरीब किया, वो ये है जिसका मैं आगे जाके थोड़ा सा जिक्र करूँगा। पहले मैं चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है उसकी मैं बात कर लूँ। अली अहमद कुरैशी साहब के खिताब की बात हो गई, साकिब निसार साहब सामने बैठे रहे, फिर चीफ जस्टिस साहब आ गए। चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि जी कौन कहता है अदारे पे, यानी उस कॉन्फ्रेंस का हुसन ये था कि एक तरफ फ़ौज के ख़िलाफ़ आखिरी डिग्री, आखिरी स्टीम तक बात जा रही थी, दूसरी तरफ जस्टिस गुलजार साहब दूसरी तरफ इंतहा को जा रहे थे कि जी अदारों को बदनाम क्यों किया जा रहा है, अदलिया को बदनाम क्यों किया जा रहा है, कोई बताए कि किस जगह से आपने डिक्टेशन लिया है, कोई एक वाक़या बताएं, तो उस पर भी सब खामोश थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए, और करती है, हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। किसी ने नहीं बताया। फिर साकिब निसार साहब की ऑडियो अगले दिन सामने आ गई और वो कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। उनकी प्रेजेंस बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी दे रही थी और बहुत सारे लोगों ने इस पर एहतजाज भी किया कि वो वहाँ प्रेजेंट क्यों थे। तो ये बात हो सकती है कि जस्टिस कयूम साहब मुख्तलिफ़ जगह पे जाते हैं, वो क्यों थे, या माजी के अंदर जो जस्टिस रमदे साहब हैं और लाहौर में जज साहब थे जो फौत हो गए, वो जगह जगह क्यों होते थे, और जो नून लीग को लोग सूट करते हैं वो तो हर जगह मौजूद होने चाहिए, जो सूट नहीं करता वो मौजूद नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये डबल स्टैंडर्ड है। फिर बात आ गई राना शमीम साहब की। राना शमीम साहब से लेके चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो तक और अली अहमद कुरैशी के खिताब तक, ये 3-4 चीज़ें। फिर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा धुआंधार खिताब किया, इंटरनेट की रुकावट और वो भी इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दी, तारें काटने का इल्ज़ाम लगा दिया, तारें काट दी, फिर वो चैनल्स के ऊपर पाबंदी के बावजूद चलती भी रही। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह एक नैरेटिव नून लीग ने डेवलप करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की अदालतें सही तरीके से काम नहीं कर रही, पाकिस्तान की अदालतों को कोई और चला रहा है, पाकिस्तान की अदालतें डिक्टेशन लेती हैं पिंडी से, ये डिक्टेशन लेती हैं फ़ौज से। लेकिन जहाँ जहाँ मरीम साहब को रिलीफ मिलता है वहाँ अदालतें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, जहाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाता है अदालतें ठीक हो जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अदारों को मलाइन करने, ब्लैकमेल करने, अदारों को ज़ेर करने, अदारों को नीचे लगाने का एक जो अमल है, ये बुनियादी तौर पे हमारे तमाम सियासतदानों में है। मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं करता, नवाज शरीफ साहब तो बहुत अग्रेसिव लेवल पे चले जाते हैं ना, अमीरुल मोमिनीन की हद तक कि कोई उनके खिलाफ बात करे और क्यों करे। ये इमरान खान साहब के अंदर भी ये चीज़ है, कोई अदारा बात करे, कोई अकल की बात करे, वो वहाँ पे अट जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी के अंदर भी है। अपोजिशन के अंदर ये लोग होते हैं तो बड़े फरिश्ते और बड़े नेक होते हैं, जब ही ये दूसरी साइड पर जाके बैठते हैं तो वे फ़रौनियत का वो लेवल होता है कि आपकी सोच होती है। यानी अगर ये डेमोक्रेटिक इक़्तिदार में आते हैं तो ये डिक्टेटर बनने की कोशिश करते हैं, जो डिक्टेटर कभी टेक ओवर कर ले तो वो डेमोक्रेट बनने की कोशिश करता है। तो ये एक सीन चल रहा है इस मुल्क के अंदर, दायरे का एक सफ़र है।
कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन असल चीज़ जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि मैं बात करूँगा वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर, मरीम साहबा का स्टांस ताज़ा तरीन, साकिब निसार की ऑडियो और राना शमीम चीफ जज का बयान अल्फी, ये 4-5 चीज़ें वो हैं जो अदालतों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वो ये है कि जिससे नज़र आ रहा है कि नून लीग की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। इसका मतलब है कि नून लीग की जो डील की बातें थी वो बीच में रह गई हैं, वो बेल मंडे नहीं चढ़ सकी। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें ये बात तो दुरुस्त है कि नून लीग की अगर डील हो जाती है, नून लीग को सेफ एग्जिट मिल जाता, जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी उनको बरी किया जाए, उन पे इल्ज़ामात वापस लिए जाएं, उनको नहा दहला के सादक अमीन बना के पवित्र बना के साफ़ सुथरा वापस लाया जाए, सर पे बिठाया जाए और चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो वो चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकी। मुतालबा था उनका, नेगोशिएशन भी चलती रही बड़ी सीरियस, और वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकी। तो उसका नतीजा ये निकला कि अदालतों के ऊपर अब फुल चढ़ाई कर दी गई। लेकिन दूसरा इसका पहलू, कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि पाई जांदा एक कंडा काढ़ी लो, जो होना है एक दफ़ा हो ही जाए तो उस तो बाद मैं करांगा की करना। तो ये लड़ाई एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। आगे कुछ अरसे में इलेक्शन है, तो ये सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब खामोशी से बैठे हुए हैं, जिनके रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट से काफ़ी ख़राब हो गए थे। अब ये सियासत, इसीलिए तो कहते हैं कि सियासत एक बड़ा बेरहम खेल है और सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये एक ज़रूरतों का इत्तेहाद, ज़रूरतों का रिलेशन, ज़रूरतों के ताल्लुक़ होते हैं। एक ही वक्त में एक साहब नाराज़ हो रहे होते हैं, दूसरे वक्त में वो खुश भी हो रहे होते हैं। तो लिहाजा ये एक ज़रूरतों का इस तरह ताल्लुक़ है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं। तो नून लीग और अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी दीवार के साथ लगा रही है कि वाकई उनके पास उसके अलावा चॉइस कोई ना बचे। और एक बार फिर सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है नवाज शरीफ साहब के सख्त स्टॉन्स की वजह से, जो आसमा जहांगीर के फंक्शन में हुआ, जो अली अहमद कुर्द ने किया, जो जर्नलिस्ट का एक ख़ास ग्रुप कर रहा है, जो वकला का एक ख़ास ग्रुप कर रहा है, और जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं और कोर्टों के अंदर जिस तरह नून लीग ने चढ़ाई की हुई है, उससे नून लीग की फ्रस्ट्रेशन, परेशानी भी यहाँ है। समझ आ रही है कि नून लीग का काम नहीं बना। काम बना होता तो वो चुप करके अदालतों से रिलीफ लेते, इतनी अदालतों से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। और अब अदालतों की भी सर्वाइवल का मसला बन गया कि अदालतों को ये साबित करना है कि वो किस तरह सर्वाइव करते हैं अपने आप को, और साथ ही साथ इमरान खान को बिहेव करना है कि वो मौजूदा हालात को किस तरह अपने हक में कैश करवाते हैं। यानी नून लीग की गलती, उनकी खूबी कैसे बन सकती है, पहले बनी तो नहीं, खैर अब कैसे बन सकती है। क्या वो ज़िद से बाज आ जाएंगे, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ छेड़छाड़ से बाज आ जाएंगे, क्या वो फैज़ साहब के साथ जिस तरह वो सारा मामला लेके चल रहे हैं उनसे बाज आ जाएंगे, क्या वो अदारों के लेवल पे इज़्ज़त रिस्पेक्ट देंगे। तो मेरा ख्याल है कि दोबारा से उनकी स्पेस, उनकी चीज़ें वो सारी बेहतर हो सकती हैं। जो नाराज़गी थी, जो चीज़ें ख़राब हुई थी, वो हालातों वाक़यात ने एक बार फिर इमरान खान के पलड़े में फेंक दी हैं। अब ऑप्शन फिर उनके पास है कि वो चीज़ों को रिपेयर करें, बेहतर करें, और नून लीग की और अपोजिशन की जो लड़ाई एक नई शुरू हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ या अदालती इदारों के साथ, उसको वो लॉजिकली अपने हक में कैश कर सकते हैं। तो ये एक नया सिनेरियो है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि खान साहब ऐसे कोई विजडम के फ़ैसले करें। लेकिन मैं तजिया चूँकि कर रहा हूँ कि किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, तो हमारी गुफ्तगू का कोई फ़ायदा भी उठा सकता है, कोई इसको नज़रअंदाज भी कर सकता है, उनकी अपनी मर्ज़ी है। हम तो हक बात, सच बात और जो बैलेंस्ड बात, जो दरमियानी बात है, जो सही बात है, वो कहते रहेंगे। अपने मेज़बान जुल्फ़िकार रात को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम अगर पसंद आए तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस भी कर दें, और प्रोग्राम को और चैनल को ख़ासकर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।